तो कराची में नारायण जगन्नाथ वैद्य नाम की एक स्कूल आज भी है। ये तो अभी मतलब इसका जो प्राडा का जो कंट्रोवर्सी हुआ तो अचानक से कोल्हापुरी चप्पल 3.5 लाख रुपए में बिकने लग गए, तो लोग बात करने लगे कि ये हो रहा क्या है, ये ऐसा क्या हो रहा है करके। ऑलरेडी बाहर के लोग ला चुके हैं उनका यूनिक प्रोडक्ट, हम लोग नहीं बना सकते। क्या आप बना सकते हो शैम्पेन? क्यों नहीं बना रहे? एज यू राइटली सेड, उसका सबसे पहला रीजन मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस लोगों में नहीं है, और उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। अंजीर चाहिए या एयरपोर्ट चाहिए? तो मैं बोलूंगा एयरपोर्ट चाहिए। क्यों? एयरपोर्ट से डेवलपमेंट आता है, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। शायद गवर्नमेंट ने प्रमोट करना भी जरूरी था। कलाम सर उन्होंने अच्छी तरह से मेरे लिए एक पत्र लिखा, गणेश whatever you are doing, excel in that itself is a great contribution to the nation. उसी वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को कहा हम लोगों ने, रिप्लेस द कॉन्वोकेशन वुड विद दी पुणे रिपब्लिक। 2008 से आपका जो 12 साल कोशिश चला, 12 साल लगे उसको। वो घुटने के ऊपर वो पगड़ी बांधती थी। मेरे पास अभी भी 100 साल पुरानी पगड़ी है। A true leader never create a followers, they create a future leader. एनर्जी वेलकम। रिसेंटली प्राडा लेदर सैंडल्स को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। आपने उसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल भी डाला था। तो ना कंट्रोवर्सी में जाएंगे प्राडा सैंडल्स के, कोल्हापुरी चप्पल के, ना पीआईएल में जाएंगे। बट इसको लेके काफ़ी सारे लोगों के अंदर जीआई का अंडरस्टैंडिंग आया है। तो ये जीआई होता क्या है, पेटेंट क्या है, जीआई में और पेटेंट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जीआई एंड पेटेंट, इन दोनों को कॉमनली कहोगे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबको पता है प्रॉपर्टी कंसेप्ट सबको पता है। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा जैकेट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो उसको पकड़ के चलना दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लगे हुए रहते हैं कि एक होता है पोजीशन, दूसरा होता है ओनरशिप। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा जैकेट है तो मैं इसका ओनर हूँ, मैं ये जैकेट मेरे पोजीशन में है। वैसे ही ये घर के बारे में कि ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरे पोजीशन में है, मैं उसका ओनर हूँ। वो उसको कहते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी। लेकिन जो दिखाई नहीं देती है बट वो होती है और उसके लिए लॉ का प्रोटेक्शन होता है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कोई किसी ने बुक लिखा है, जेके रॉलिंग के दिमाग में बुक था, हैरी पॉटर बन गया, वो उसकी कॉपीराइट थी, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही मैंने अपनी संशोधन किया, संशोधन से कोई अच्छा प्रोडक्ट बन गया और वो प्रोडक्ट का यूज बहुत अच्छी मायने में हो सकता है, तो उसे मैंने इंटेलेक्चुअली क्रिएट किया, इसीलिए वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, वो है पेटेंट। तो हमारी जहाँ पे धरोहर का सवाल आता है, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। तो उन्होंने अपने दिमाग से यूनिक प्रोडक्ट की निर्माण उस जमाने में की, जो हम लोग कहोगे कि हेरिटेज कल्चर से जुड़ी हुई हमारी यूनिक प्रोडक्ट्स हुई करती थी। वो यूनिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन के लिए भी लॉ आ गया, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो वास्तव में ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है जो कम्युनिटी की है और कम्युनिटी ने अपने दिमाग से बनाई हुई है उस जमाने में। जैसे हमारे दादा परदादा के वो दिमाग की एक आउटकम कहो आप, वो है, तो उसको जीआई मिलेगा। फिर वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो, चाहे हैंडलूम हो, या फिर चाहे नेचुरल भी हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग हमारे यहाँ पे इतिहास है, हिस्ट्री है। तो हैंडलूम का आप पकड़ के चलना, पैटर्नी साड़ी से बनारसी साड़ी तक हमारे यहाँ पे वो कब से बन रही है, हमेशा से। एग्रीकल्चर का आप दार्जिलिंग से लेके आप महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी तक आ जाओ, वो यूनिक प्रोडक्ट हमारे पूर्वज जो दिमाग लड़ा के पकड़ के चलते कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट परफेक्टली बनेगा और खासियत उसको मिलेगी। तो वो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, दार्जिलिंग को जीआई जब मिला लॉ के बाद, तो वो वहां की दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट वन टू गेट जीआई इन इंडिया। करेक्ट। सो दोनों में बेसिकली पेटेंट और जीआई ये कॉमनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क भी आता है। लेकिन इन बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मायने अगर आप कंपेयर करोगे तो जीआई एक कम्युनिटी का राइट है। बिल्कुल, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, जो हैंडलूम बना रहा है, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और वो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, किसी एक का राइट नहीं कम्युनिटी। है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुर का एक पूरा कम्युनिटी है जो उसको हमेशा से बनाते आया है। करेक्ट। जो मतलब या फिर वो लोग, उनकी एक धरोहर ही, वो आइडेंटिटी है और उनकी कला है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मिलती आई हुई है। बिल्कुल, वो उनके आइडेंटिटी, इनफैक्ट आप कहोगे तो भी कुछ गलत नहीं। और उनकी स्किल है, वो स्किल उनकी उन्हीं की है।
तो उनको ही वो नाम की वो प्रोडक्ट का जिसे कहोगे कि एक्सक्लूसिविटी मिलना है, वो है जीआई। और उसके लिए जो लॉ बन गया भारत में, 1999 में इंट्रोड्यूस किया था, 2001 में पहला आ गया, और एज यू राइटली सेड कि 2003 में पहला जो जीआई मिला वो दार्जिलिंग चाय को मिला 2003 में। वास्तव में इस लॉ का भी बैकग्राउंड बहुत अलग है। जैसे कि आप लोगों को अभी पता है, पूरी दुनिया भी आज यूएस टैरिफ, यूरोप टैरिफ, और भारत भी उसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है? तो डब्ल्यूटीओ की तरफ जा रहा है। डब्ल्यूटीओ ये यंगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म का हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी 95% इंटरनेशनल ट्रेड विल बी गवर्न्ड बाय द डब्ल्यूटीओ, ऐसा प्रेडिक्शन है। तो वहां पे सबने अपने अपने मार्केट ओपन करने हैं। भारत ने अपना मार्केट यूएस के लिए ओपन करना है, यूएस ने उनका मार्केट एक्सेस देना है भारत के गुड्स के लिए। वैसे ही सर्विसेज के लिए भी था, और उसके लिए अलग सा एग्रीमेंट कहा हो गया, जीएटीएस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जैसे हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर वहां पे जाके सर्विस दे रहे हैं, वो एक सर्विस ट्रेडिंग ही है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग होनी जरूरी होती है। मतलब उनका पेटेंट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो, उनका पेटेंट यहाँ पे कमर्शियलाइज हो, उनकी जीआई यहाँ पे प्रोटेक्ट हो, और हम लोग कर रहे हैं उसको। जीआई को हम लोग काफी सालों से उनकी प्रोटेक्ट दे रहे हैं। जैसे शैंपेन है, ये फ्रांस की जीआई है, फिर भारत प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई नहीं बना सकता यहाँ पे। स्कॉच विस्की है, स्कॉटलैंड की है, भारत में बन रही है, कोई नहीं, उसको किसी ने बनाना शुरू किया था, उसके अगेंस्ट केस उन्होंने डाल दिया और जीत लिया स्कॉटलैंड वालों ने। तो वैसे इन शॉर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी ट्रेडिंग हो जाए, उससे रेवेन्यू जनरेट हो जाए, उससे प्रगति हो, और वो जो कम्युनिटी उसमें सदियों से जुड़ी हुई है उनको अल्टीमेटली बेनिफिट मिले, और उसी के माध्यम से उस देश को भी बेनिफिट मिले। जैसे कि मैंने कहा अभी स्कॉच विस्की 60 to 70% वो एक्सपोर्ट ही करते हैं, और वो सबसे ज्यादा भारत में आती है। तो मतलब क्या कि वो प्रोडक्शन वहां पे जो यूनिक प्रोडक्ट का बन रहा है स्कॉटलैंड का, वो पूरी दुनिया में, उसमें भारत भी है, और रादर भारत में सबसे ज्यादा जाता है। तो ऐसे में उनको फॉरेन एक्सचेंज भी मिल रहा है, तो उस देश की भी प्रगति हो रही है। तो इन शॉर्ट ये ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी होवे। तो वैसे ही आप कॉपीराइट का भी ले सकते हैं कि जेके रोलिंग जो थी, वो उनका बुक यहाँ पे कॉपीराइटेड है, प्रोटेक्टेड है, तो उसका भी रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है इंटेंजिबल असेट में, जो कह रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, और वो ट्रेड कर रही है। बिल्कुल। तो वैसे ये कम्युनिटी का जो राइट, फिर वो मैंने कहा कि शैंपेन या फिर स्कॉच विस्की वहाँ की है, वैसे ही हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग का है, या फिर महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी का है। यह है कम्युनिटीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको कहते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये प्रदेश न्याय ही है, ये पर्टिकुलरली एरिया में ही, करेक्ट, रीजनल है। वो एक पर्टिकुलरली आप जिसे कहोगे महाबलेश्वर का जो स्ट्रॉबेरी है वो महाबलेश्वर में ही होगी। करेक्ट। अभी आपने कहा स्ट्रॉबेरी का, मैंने वो 2009 में रजिस्टर किया। जब हम लोग काम कर रहे थे ना, तो काफी बातें सामने आ गई। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि मेरे राइट हैंड पे एक महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी है, उसकी समझो 1 किलो की प्राइस 125 रुपया है। लेफ्ट हैंड में मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी है शोलापुर या फिर और जगह की है, वो 100 रुपया है। और मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सी चाहिए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये प्राइस तो मैंने इसीलिए बताई कि ताकि आपको वैल्यू कंपैरिजन हो। फिर मैं बताना शुरू कर चुका हूँ कि महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को जीआई मिला है। जो फ्रूट है उसके बाहर 200 सीड्स है। देयर इज ओनली वन स्ट्रॉबेरी इन इंडिया, जो 200 सीड्स आउटसाइड द फ्रूट्स है। हावेवर यहाँ की जो बाकी जगह की स्ट्रॉबेरी है, वहाँ पे 160 ही सीड्स है जो फ्रूट्स के बाहर मिलते हैं। तो 20% एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। मैं बता रहा हूँ कि महाबलेश्वर की सॉइल है वो रेड इलेक्ट्रोलाइट सॉइल है, तो वहाँ पे आयरन कंटेंट ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे हेवी रेनफॉल है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी परिणाम होता है जूसी स्ट्रॉबेरी बन रही है। तो और चौथा पॉइंट बता रहा हूँ कि महाबलेश्वर ये हिल स्टेशन है, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी बिकॉज ऑफ दैट ज्यादा है। तो अगर ये बताने के बाद मैं आपको वापिस सवाल वही पूछता हूँ कि ये 125 रुपए के मेरे जो 20% एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल, फर्दर कीपिंग क्वालिटी, फर्दर जूसी, फर्दर आयरन कंटेंट दे रही है, और ये 100 रुपए की, तो आप कौन सी लेंगे? महाबलेश्वर। तो ये 25% आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। और उस वक्त हमारी कम्युनिटी ने वहां पे, समझो एग्रीन कम्युनिटी ने वहां पे वो प्लेस आइडेंटिफाई किया, दिमाग लड़ाया, और वहां से महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी बनाना शुरू किया। सो दैट इज अ जीआई। ओके। लोगों में काफ़ी बहुत जनरल है, कॉपीराइट सबको मालूम है, पेटेंट सबको मालूम है, जीआई के ऊपर ज़्यादातर बात कभी हुई नहीं है। ये तो अभी मतलब इसका जो प्राडा का जो कंट्रोवर्सी हुआ, तो अचानक से कोल्हापुरी चप्पल 3.5 लाख रुपए में बिकने लग गए, तो लोग बात करने लगे कि ये हो रहा क्या है, ये ऐसा क्या हो रहा है करके।
इसके लिए मैं सोचा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। एंड ये जो केस स्टडी है, ना मुझे कंट्रोवर्सी में जाना है ना मुझे पीआईएल में जाना है, बट ये जो केस स्टडी है कि आपका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसको कैसा कर सकते ऑलरेडी बाहर के लोग यहाँ पे ला चुके हैं उनका यूनिक प्रोडक्ट, हम लोग नहीं बना सकते? क्या आप बना सकते हो हैं? शैंपेन? क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि प्रोटेक्टेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, राइट मिला हुआ है, लीगल राइट है, इन्फोर्सेबल है। बराबर है। तो आप बना सकते हो क्या शैंपेन? बेच सकते हो क्या? मतलब क्यों नहीं बना? ये जीआई मिला था उसको, ठीक है। मतलब ये इनडायरेक्टली पता है। नहीं, मेरा बोलना ये है कि जब कोल्हापुरी चप्पल एक जीआई है उसका, एंड प्राडा उसको जब बनाता है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसका मार्केट है ऑलरेडी, हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये केस स्टडी को लेके बाकी जीआई के ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर कम्युनिटी ग्रोथ के ऊपर कैसा काम कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। मेरा मानना यह है कि आपका जीआई है, आपकी मेहनत है, आपके पूर्वज की मेहनत है, आपने सदियों से जनरेशन टू जनरेशन वो करते आए, तो कोई आके सिर्फ आपकी पीठ थपथपा के जाना नहीं चाहिए कि आप मस्त काम करते हैं और मैं अपना प्रॉफिट बनाऊं। वो एक कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। ये वास्तव में जीआई का नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और कैटेगरी कहोगे तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसे ही है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, मतलब दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स। तो आप पैटर्नी साड़ी ले लो या फिर बनारसी साड़ी ले लो या कांचीवरम ले लो या फिर इरिस सिल्क ले लो, बराबर है। ये कोई भी डिजाइनर ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन हो सकता है। और वो बहुत ही मायने में सस्टेनेबल थे, वो हैंडलूम से थे, उसमें पावर लूम इस्तेमाल नहीं होता था, कार्बन एमिट नहीं होता था, एन नंबर ऑफ बेनिफिट है उसका। तो डेफिनेटली मार्केट मिलना चाहिए, एज यू राइटली सेड। उसका सबसे पहला रीजन मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस लोगों में नहीं है, और उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। शायद गवर्नमेंट ने प्रमोट करना भी जरूरी था, अगर वो करते थे, लोगों तक पहुंचता था, तो शायद और भी इन्फो, जैसे पेटेंट पहुंच रहा है थोड़ा बहुत, तो इसके पीछे अवेयरनेस ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा, जिन लोगों का काम है वो इन्फोर्समेंट, वहां पे भी आजकल ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे लॉ हो या फिर इवन सोशल, आप कहोगे कि सोशल साइंसेस है, वहां पे भी जीआई ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हुआ है, लादर पहुंचा ही नहीं है। तो शायद सिस्टम का भी, एजुकेशन सिस्टम का भी हिस्सा है, लेकिन उसको वो करते करते, जैसे ये केस इन्फोर्समेंट के लिए हम लोगों ने पकड़ के चला, तब तक लोगों को पता चला कि दूसरा कोई अपना प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है तो उसके, या फिर वो डुप्लीकेट बना रहा है, इमिटेट कर रहा है, तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं और उसके लिए लॉ है। तो तब से शुरुआत, शायद ये शुरुआत लेट से हुई है, लेकिन अभी उसका परिणाम दिखाई देने लगा, क्योंकि जिनके अगेंस्ट लिया गया वो अभी स्टॉप कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, जीआई एज यू सेड कि अनलाइक अ कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रमोट नहीं हुआ, उसके पीछे एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो सकती है, और लोगों में भी जिसे कहते हैं कि उत्साह चाहिए कि खुद पढ़े और उसका इस्तेमाल सही मायने में करे। तो शायद टू सम एक्सटेंट 2-4% लोगों की भी आस्था अपनी हेरिटेज करियर, जिसे कहते हैं कल्चर की तरफ बढ़ जाए, तो उनको पता चलेगा कि वो बहुत ही बड़ा, नहीं बिल्कुल कल्चरल प्राइड होना ही चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन कैसा हुआ है इसमें? देखो, मैं पढ़ाई कर रहा था इंग्लैंड में, और थोड़ा पैशनेट था, एक अलग फैमिली से आया हुआ हूँ। मेरे चाचा फ्रीडम फाइटर थे और पूरे डिवोटेड थे, उन्होंने तो ताम्रपत्र भी नहीं लिया था, और वो हमेशा मेरे दिमाग में डाला करते थे कि तुझे देश के लिए और ऐसे क्षेत्र में काम करना है कि जिस क्षेत्र से तू भारत के लिए एक सुपुत्र बन जाए। और वास्तव में थोड़ा सा सिचुएशन, मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि मेरा एडवर्स सिचुएशन से पढ़ाई हो गई। मतलब आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज अ 6 year old, और चाचा ने कुछ नहीं लिया था, तो सब ये हमारी सिचुएशन बहुत बुरी थी। तो फिर भी उनका कनेक्ट बहुत अच्छा था, बिकॉज ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। क्या नाम था उनका? नाम जान सकते? गुलाब राव हिंगमीरे। और उनका अच्छा नेचर की वजह से काफ़ी फ्रीडम फाइटर हमारे घर पे आया करते थे। बट दुर्भाग्य होता है, वो सबके जीवन में कभी कभी आता है, तो हमारे जीवन में भी आया था। जैसे ही पिताजी का देहांत हुआ, उसी वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था और राइट पैर पूरा उनका गया, और मैं 6 साल का था। तो अभी पूरी 2 फैमिली चलानी है, तो बुधवार पेट नाम की एक जगह है पूना में, वहाँ पे गौलियानी नाम की जगह है, वहाँ पे विजान थिएटर नाम का एक थिएटर हुआ करता था, और वहाँ पे फिर खाने पीने की क्या जरिया हो जाए, तो उसलिए उन्होंने पान का दुकान शुरू किया। हम लोगों को तो हेल्प करना है क्योंकि उनको सपोर्ट करना है। तो फ्रॉम 6, मतलब 6 साल की उम्र से मैं उनके साथ वहीं पे पान, बट उनके साथ रहने से मुझे देश प्रेम ज़्यादा ये हुआ, और वहीं पे पढ़ाई,
1 2 3 4 डिग्री मैंने वहीं पे कॉरपोरेशन लाइट के नीचे ऑलवेज रिमेन टॉपर बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और उन्होंने वो दिमाग में डाला तो मैं इंग्लैंड पहुंचा। तब हमारे घर पे गपर प्रधान सर, माम्बो माड़गी जी, बहुत बड़े छोटा घर 10 बाय 10 का रेंटेड के ऊपर, पान का दुकान, मेरी 10वीं 12वीं का वहीं पे रिजल्ट मेरे आज भी बुक्स पे वो ये पढ़ाई करना है बीच में। तो वहाँ की जर्नी ने एक दिमाग में डाला था कि एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना सही होगा, और इसके लिए मेरे दोस्त मुझे अच्छे मिले थे और मेरे साथ ही वो रास्ते पे सोया करते थे, जहाँ पे मैं 25 साल रास्ते पे सोया था। तो वहाँ से वो अच्छे दोस्त मिले, अच्छा गाइडेंस मिला, प्रेरणा मिली, और वही लीड कर गया मैं इंग्लैंड में जाके सब्जेक्ट का हायर स्टडी का वो। और वो वहाँ पे मुझे सोच रहा था कि मैं कौन सी सब्जेक्ट लेके देश में जाऊँ, तो मुझे WTO मिला जो नया था, बिल्कुल नया था। और उसी वक्त GI एक्ट WTO की वजह से आया गया। अच्छा, क्योंकि GI एक्ट, और तो फिर ये 2001 में मैं इंग्लैंड में था। 2002 में जब से उसी वक्त GI एक्ट आ गया था और WTO नया था। अच्छा, एकदम नया था WTO। ठीक है, तब तक मतलब इंडिया को कोई GI था ही नहीं। GI और WTO बहुत इम्पैक्ट करने वाला था, इसीलिए मैंने अपना थीसिस भी इम्पैक्ट ऑफ गैट ऑन इंडियन इंडस्ट्री, ऐसा मेरा मास्टर थीसिस था, जो मेरी 5th डिग्री, और उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स। और मैं इतना फॉर्चुनेट था कि मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन, मैंने इंटरव्यू लिए थे उसमें। हाउस ऑफ लॉर्ड जो था ना, वहाँ पे नंदन नीलकानी जी से लेके ये इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी से लेके सब लोग थे। तो मैंने 1-to-1 इंटरेक्शन लिया था, और वो दिमाग में था कि भारत में जाके। और उसी वक्त मेरा ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिली अब्दुल कलाम सर जी से। अब्दुल कलाम जी सर उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ से मैंने उनका एक हैदराबाद का स्पीच वो पूरी ग्रेजुएट सेंटर पे लगाया था। फिर वहाँ से भी रिवॉल्यूशन चालू था, वहाँ पे भी दोस्त मिलते गए थे। और 15 अगस्त 26 जनवरी से लेके वही दिमाग में वो देश देश देश। और वैसे में ये सब्जेक्ट अच्छा कि जो नया है, जो नया देश को अलग दिशा देगी, और जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की चांसेस ज़्यादा है, जिसको कहोगे कब इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन होगा। पहले ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने लूट कर दिया, लेके गए, कॉलोनाइजेशन किया, डिसिप्लिन के साथ आए कुछ इसमें। बट ये आएंगे WTO को लेके, ये आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके, ऑलरेडी कर चुके। आप बताओ मुझे कि अभी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर ये पैसे कहाँ पे जाते हैं? ये जो वीडियो जाने वाला है, ये भी एक उसी प्लेटफॉर्म पे जाने वाला जो यूरोप या US का प्रॉपर्टी है। तो ये जो मतलब वो क्या लेके आए, वो पहले डिसिप्लिन आके पैसे लेके गए, अभी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आके लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी धरोहर को बचाना, हमारी धरोहर के लिए अवेयरनेस। सो इसीलिए मैं 2002 में आया, तो मैं आई वाज टीचिंग के लिए माध्यम पकड़ा, क्योंकि वो पागलपंती से मैं आई वाज वर्किंग देयर इन कार्डिफ यूनिवर्सिटी, बट आई लेफ्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द कलाम सर's प्रेरणा। एंड माय चाचा वाज अमेजिंग, रोल मॉडल थे मेरे लिए। और फिर मैं आ गया, फिर सब कुछ छोड़ के आया था, तो इवन ही आस्क्ड मी टू कम। मैं उनको पत्र लिखा कि सर आपकी प्रेरणा से मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में जाने के लिए मुझे रेलवे के पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको वो भी बताया। तो ही सेड मैं पुणे आ रहा हूँ तो आपको मिलूंगा। एंड बहुत बड़े पॉलिटिशियन, उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी उस वक्त राजभवन में थे। उन्होंने उनको आज जगह हमारे साथ गपशप लगाई, सर के ऊपर हाथ खा। फिर मैंने उनको पूरा बताया, सर ये गैट नया है, WTO नया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ आएंगे, ये रिकॉलोनाइज करेंगे, ये IT के साथ, आई मीन एन नंबर ऑफ इट्स भारत के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। और ये सब्जेक्ट तो एजुकेशन सिस्टम का है ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बच्चों को लेके मैं चल रहा हूँ और लिख रहा हूँ उसके ऊपर बहुत शांति से। और मैंने जो लिखा हुआ वो थीसिस उनको दे दिया, तो उन्होंने एकदम शांति से सर के ऊपर हाथ रखा, मैंने उनके चरण स्पर्श कर दिए। प्रेसिडेंट जो अपना प्रेसिडेंट हाउस है, वहाँ से जाके उन्होंने अच्छी तरह से मेरे लिए एक पत्र लिखा, गणेश whatever you are doing excel in that itself is a great contribution to the nation। फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई कि नहीं, मैंने जो पकड़ा है वो सही है। फिर 2002 से 2007 ये 4-5 साल बच्चों को पढ़ा के, सब्जेक्ट लोगों को पहुँचाने में, लिखने में पहुँच गए वो GI WTO। और फिर 2007 आपने तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग किया हुआ है। वैसे तो हज़ारों में हुआ होगा, बट पैन इंडिया लेवल के ऊपर 1200 सेशंस हुए हैं।
किसके हुए ये बार एसोसिएशंस? अलग अलग, आईआईटी से लेके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और पहले तो पूना में ही 10-15 साल नॉन स्टॉप 3-3 4-4 इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। 2 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं आपको। हाँ, उसके बारे में बताइए। 2015-16 में मुझे 2 साल कंसिस्टेंटली मुझे नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन जीआई, जो 2007 तक अवेयरनेस, फिर 2007 से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जीआई रिवोल्यूशन को हम लोगों ने 3 फेजोस में एक्चुअली डिवाइड कर चुके थे। इनडायरेक्टली हो गया वो, इट वाज नॉट प्लान, बट एक मिशन मोड पे चले थे। तो पहले अवेयरनेस करके बच्चों को तैयार करना, फिर तैयार हुए बच्चों को लेके रजिस्ट्रेशन में लाना। रजिस्ट्रेशन के लिए पहला प्रोडक्ट चून किया था हम लोगों ने पुनेरी पगड़ी। तो पुनेरी पगड़ी के साथ हम लोगों ने शुरुआत की। अभी 108 पुनेरी पगड़ी का आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि काफी लोगों को मालूम, उसका हिस्ट्री मालूम नहीं है। पुनेरी पगड़ी का हिस्ट्री बहुत पुराना है। ये दूसरी लैंग्वेज में कहोगे तो सिंबल ऑफ इंटेलेक्ट, सिंबल ऑफ विजडम एंड सिंबल ऑफ हेरिटेज कहोगे तो भी चलेगा, और सिंबल ऑफ कल्चर कहोगे तो भी चलेगा। आप देखोगे कि काफी जो अच्छे कंट्रीब्यूटर रहे हो, रिवोल्यूशनरी जो थे या फिर फ्रीडम फाइटर जैसे लोकमान्य तिलक जी का, यू वोंट फाइंड एनी सिंगल फोटो विदाउट पुनेरी पगड़ी। वो उनकी एक आइडेंटिटी थी कि हम लोग भी इंटेलेक्ट है और हम लोग अभी गुलाम नहीं रहना चाहते, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं। वही उनका नारा था कि स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क है, नहीं तो भी मिळवणारच। सो ये आप देखोगे तो उस वक्त पुनेरी पगड़ी सिंबल ऑफ इंटेलेक्ट बोल के रहा हुआ, बट ये यहाँ की नहीं थी। लोकमान्य तिलक जी की पे पहले भी आप 1856 से लेके 70 तक का आप देखोगे तो कराची में नारायण जगन्नाथ वैद्य नाम की एक स्कूल आज भी है पाकिस्तान में। अच्छा, वहां पे पुनेरी पगड़ी के साथ पुणे से गए हुए लोग पढ़ाते थे 10-10, 20-20 साल। आज भी वो स्कूल में फोटो और नीचे उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये हिस्ट्री 1800 से, उसके पहले भी पेशवे जी के दरबार में थे, उसके पहले भी शिवाजी महाराज जी के दरबार में थे। तो ये एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूट करने वाला हेड गियर, ऐसी उसकी खासियत रहा हुआ करती थी। जब हम लोगों ने ये डिटेल में काम किया तो हमें सामने आने शुरू हुआ। तो ये सभी वाली बातों को कलेक्ट करके हम लोगों ने कहा कि ये पुणे की धरोहर है, ये यूनिक हेड गियर है, इसको जीआई मिलना चाहिए। और हम लोगों ने ये पूरा रिसर्च, उसके साथ ड्राफ्टिंग, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीआई रजिस्ट्री को सबमिट किया 2007 में। 2 बच्चों को लेके, जिनको मैंने पढ़ाया था जीआई, जिनको आईपीआर पढ़ाया था, उन्हीं को लेके फिर हम लोगों ने पुनेरी पगड़ी रजिस्टर्ड कर दी। और फिर 2008 में रजिस्टर्ड हो गई। उसी वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को कहा हम लोगों ने कि रिप्लेस द कॉन्वोकेशन विद द, अभी सावित्रीबाई फुले, उस वक्त पुणे यूनिवर्सिटी रहता है, तो वो रिप्लेस द कॉन्वोकेशन हुड विद दी पुनेरी पगड़ी। उसका कुछ है नहीं है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा रहता था कि आपने हैट पहनी तो आप, बच्चे जो ग्रेजुएट होते थे वो फेंकते थे, हाँ वो अपने जमीन छोड़ते थे। तो ये नहीं चाहिए। आप जब ग्रेजुएट हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपकी सोसाइटी के प्रति एक काम है, आपकी ज्ञान को आपको सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना है, ये आपके सर में हमेशा रहे। तो वो कंसेप्ट इनडायरेक्टली वो पुनेरी पगड़ी बताता था। फिर वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को कि प्लीज रिप्लेस द कॉन्वोकेशन हुड विद दी पुनेरी पगड़ी, बट उसको काफी साल लगे और 2020 के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि पुनेरी पगड़ी। मतलब 2008 से आपका जो 12 कोशिश चला, 12 साल लगे उसको, बट हुआ। बिल्कुल। और अभी बाकी यूनिवर्सिटीज भी उसमें कर रही हैं। तो पर्टिकुलरली कल्चर आपके साथ था और उसको आपने अडॉप्ट वापिस करना शुरू किया तो आप ऑटोमेटिकली बदल से जाओगे। वही नहीं अभी वो जंप लेने तो रिस्पेक्ट टू द कल्चर बिल्कुल इज नथिंग बट द रिस्पेक्ट टू द ह्यूमैनिटी, और इसके साथ, हाँ, और इसके साथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी। जो पगड़ हम लोगों ने जब काम कर रहे थे ना, तो पगड़बंद नाम की कम्युनिटी पुणे में काम करती थी। वो घुटने के ऊपर वो पगड़ी बांधती थी। मेरे पास अभी भी 100 साल पुरानी पगड़ी है जो घुटनों पे ऊपर बांधा करते थे। तो ये कला थी, ये संस्कृति थी, और इसको बचा के आगे लेके जाना जरूरी था। तो वो लेके हम लोगों ने वो पहला कदम उठाया और उसी साथ हम लोगों ने एग्रीकल्चर को टच किया, जो देश के लिए अपने देश का रियल कल्चर देखोगे तो एग्रीकल्चर ही था। बराबर। तो फिर हम लोगों ने उसी महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को रजिस्टर्ड किया, नासिक ग्रेप को रजिस्टर्ड किया। तो ये सामने आगे इतनी पॉइंट आ गई, जैसे मैंने अभी महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी के बारे में, यूनिकनेस के बारे में बात की, तो ये सामने आने लगा। और कभी कभार
ऐसा है कि निगेटिव बातें आपको दिशा देने में हेल्पफुल रह जाती है, वो मैं आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव। तो प्राड़ा की वजह से जीआई ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, क्या लोगों को जिनको मालूम भी नहीं था उनको भी मालूम पड़ा जीआई नाम का कोई एक प्रोटेक्शन होता है जिसको इम्पोज कर सकते बहुत कम लोगों को मालूम है। और मेरे हिसाब से जैसा आपने बताया कि हमको ना सिखाया गया, ना उसको सिलेबस में लाया भी तो ऑप्शनल रखा। बहुत सारे लोगों को ये मालूम होना चाहिए। गणेश जी, एक बात बताइए, इंडिया में कितने जीआई है, महाराष्ट्र में कितने हैं और पूना के कितने हैं, एंड पूना का कंट्रीब्यूशन जीआई रेवोल्यूशन में कितना है और कैसा है? पूना का रिवॉल्यूशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा है, सबसे पहला है, ये मैं कहूँगा। मैंने अभी आपको कहा कि 2003 से जो पहला हुआ, तब से हम लोग अवेयरनेस से लेके ट्रेनिंग से शुरुआत कर चुके थे बच्चों को लेके। 2008 में मैंने 140 बच्चे दिल्ली में गए थे नेशनल फर्स्ट काइंड ऑफ नेशनल जीआई सेमिनार के लिए। उसमें से 135 बच्चों को मैं यहाँ से लेके गया था। 17 जीआई प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिस्प्ले किया था। दैट वाज द फर्स्ट नेशनल जीआई कॉन्फ्रेंस कम सेमिनार। तो पूना का कंट्रीब्यूशन ही जीआई रिवॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा, ये मैं कहूँगा, ये हक से कहूँगा। जो बच्चों को पढ़ाया था हम लोगों ने 4-5 साल, उन्हीं को लेके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे मैंने कहा कि उन्हीं को लेके हम लोग दिल्ली में पहुंचे, ट्रेन से गए। मतलब मुझे पता है कि वो कैसे, वो जर्नी अलग ही था कि एक डिब्बा हमें अच्छे लोग मिले, उन्होंने दे दिया, हम लोगों ने टॉयलेट के पास सो के वो जर्नी। उसके बाद आईआईटी मुंबई ने हमें इनवाइट किया 2009 में। सो पूना का कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट अवेयरनेस, टू एजुकेट द स्टूडेंट्स, दोज हु आर रियली कंट्रीब्यूटेड, वहाँ पे हम लोगों ने पहुँचा के, जो कहते हैं ना कंसेप्ट, अ ट्रू लीडर नेवर क्रिएट अ फॉलोअर्स, दे क्रिएट अ फ्यूचर लीडर, वो भी अभी जगह जगह पे जाके वेरी गुड रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ चुके। सो पूना से शुरुआत हुई थी। पूना से ये जर्नी शुरू होते 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 अभी भारत में 670 के आसपास जीआई रजिस्टर्ड हुए हैं। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने 59 जीआई के ऊपर काम किया है और 41 ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और 59 आपने काम किया है, जिसमें से 41 रजिस्टर्ड हो चुके हैं और बाकी वाला भी होने वाला ही है। ओके तो ये और उसमें पूना का कंट्रीब्यूशन कहोगे तो पूना में हम लोगों ने पुनेरी पगड़ी पहले रजिस्टर किया, फिर अम्बे मोड़ राइस किया। ये तो बहुत बड़ा नॉन बासमती एरोमेटिक राइस था जो पता ही नहीं था लोगों को, अभी पता हो गया। तो वो मृतावस्था में गया था, वो अभी जीवित हो गया। थोड़ा सा उसको डिटेल में बताइए। मृतावस्था में मतलब 1.5 लाख, मतलब क्या हुआ? कॉमन आदमी को समझ में आया वैसा। अच्छा, तो बेसिकली नाम शेष, आई मीन दीज आर द वर्ड, रियल वर्ड एक्चुअली, वो खत्म हो रहा था। इट्स अनदर वर्ड, इंस्टिंक्ट। हाँ, तो ये इसका इतना महत्व था पूना के लिए, और रादर पूरी देश के लिए भी एक जमाने में महत्व रहा करता था। इसकी पेज बना करते थे। मतलब आप कहोगे कि जैसे खीर होता है ना, खीर, तो ये खीर बच्चों को दिया करते थे, अम्बे मोड़ तांदुल, अम्बे मोड़ राइस की खीर, ताकि वो बच्चा दिखने में गुबगुबीत, मतलब उस जमाने में बारसा रहा करते थे, जैसे मराठी में कहते थे, बच्चा एकदम गुड गोंडस दिखना चाहिए, स्मार्ट, उसका फीलिंग अलग। तो उसको ये बादाम काजू तो बात की वाले ही है, तो वो तो आर्टिफिशियल उसमें से, और उसमें भी आप पॉलिश करके वो क्या देते हैं, वो आई डू नॉट वांटेड टू गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी, बट ये तो नेचुरली उसको बनाते थे घर पे और वो बच्चों को खिलाते थे। तो ये उस जमाने से था, और नाम भी उसका अम्बे मोड़ इसलिए था कि ब्लॉसम ऑफ मैंगो, उसका जो सुगंध आता था, आधा 1-1 किलोमीटर तक दूर जाता। दांडी कहोगे आप, बड़ा होने वाला डंडा, तो वो 7-7 फीट हुआ करता था। अच्छा, तो जैसे ही गाय कम हुई, गायरन कुछ लोगों ने ले लिया डेवलपमेंट के नाम से, वगैरह वगैरह वगैरह, गाय वहाँ से गई, वो सेन और वो गोमूत्र नहीं मिलने लगा जो नेचुरली मिलता था। अम्बे मोड़ को नैसर्गिक घटक कहोगे, आज लोग ऑर्गेनिक की तरफ, वहाँ पे नेचुरली ऑर्गेनिक था, और तो वो मिलना कम हुआ। फिर वो जो जिसे कहते हैं शेन कत, वो पकड़ा करता था दांडी को, और कितना भी बारिश आने तो वो डंडा हिलता नहीं था। तो जैसे ही शेन खत कम हुआ तो वो डंडा गिरने लगा। फिर शेतकरी लोगों ने कंप्लेंट कर दिया। फिर एमपी के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने एक हाइब्रिड वर्जन डेवलप किया, उसको कहते हैं इंद्रायणी, जो आधा आएगा भोर के इलाके में। हाँ, वो इससे आधा आएगा, बट जैसे ही आपका पौधा आधा होता है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपकी आधा हो गई। ठीक है, तो वो बाद में शुरू हो गया। सो इन शॉर्ट, डेवलपमेंट के इसमें से इसके बाजू हो गया था, बट हम लोगों ने उसको वापिस जीवित किया। कितना टाइम लगा, क्या स्ट्रगल लगा? अरे 2013-14 में हम लोगों का अम्बे मोड़ रजिस्टर्ड हुआ,
5 साल उसको रजिस्ट्रेशन में लगा, फिर भी लोगों को बताने में, क्योंकि वो वापस उनको, क्योंकि माइंड सेट ही बदल रहा था, तो उसके बाद भी 5-6 साल लगे कि आप प्लीज आंबेमोर की तरफ जाओ। और 10 दिन पहले की बात है, उसको 200 रुपया प्रति किलो में फार्मर्स, क्योंकि उसका समय ज़्यादा लगता है उसके लिए उसका, बट जैसे ही बताना शुरू हुआ कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, और आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और उनको गोलियां नहीं खानी है औषध की, उनको नेचुरल अगर प्रोडक्ट मिलता है तो दे विल बी हैप्पी फॉर दैट। ये अंडरस्टैंडिंग अभी बढ़ गई है। तो ऐसे में अम्बेमोर वापिस हम लोगों ने कन्विंस किया, वहाँ पे 15-15 शेतकरी लोगों का ग्रुप बना है, फिर नाव वापिस आने लगा है। तो वही वाला, इसमें इन शॉर्ट जीआई केवल आपको सस्टेन नहीं करेगा, प्रीमियम प्राइस ही नहीं देगा, बट लोगों के लिए अच्छी जो चीज़ें हमारी पूर्वजों ने बनाई हुई थी वो लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन गया है। तो वो अम्बेमोर पूना से हो गया। फिर हम लोगों ने अंजीर ले लिया। अंजीर भी पूना के सासवड़ जगह है, पुरंदर बोल की जगह, वहाँ पे वास्तव में उसकी भी हिस्ट्री हमें पता है। जब हम लोग जीआई कर रहे थे ना, बहुत बढ़िया हिस्ट्री थी उसकी हिस्ट्री पेशवा से जुड़ी हुई थी। जब पेशवा बुंदेलखंड से जब आए थे अपनी विक्ट्री लेके, तो उन्होंने अपने साथ मस्तानी जी को लाया था। मस्तानी जी के साथ उन्होंने जो चीज लाई थी वो थी अंजीर। बुंदेलखंड में पहले अंजीर हुआ था, वो पुरंदर की मिट्टी में, सासवड़ की मिट्टी में इतनी घुल मिल गई कि उससे बेटर वहां पे आ गई। और वो नदी के पानी से नहीं, बल्कि वहाँ की कुएं से पानी से वो फिग बढ़िया निकलने लगा, उसकी कीपिंग क्वालिटी, और लाल जो मिट्टी है पुरंदर की वो उसको आयरन कंटेंट देने लगी। सो ये सब वाली बातों से फिग प्रसिद्ध हो गया था। 12 महीने वहाँ का खट्टा बहार और मीठा बहार का फिग आने लगा, अंजीर आने लगा, तो वो हमें पता था। फिर हम लोगों ने उसका भी जीआई किया। सो पूना का ये तीसरा। फिर चौथा हम लोगों ने फूले पगड़ी, जो सोशल रिफॉर्मर थे महात्मा फुले जी, अभी वो फाइनल स्टेज पे। वैसे ही सिंधिया जी जो ग्वालियर में यहाँ से ही गए थे, वहाँ पे शिंदे छतरी आज भी है, उनकी शिंदे पगड़ी। तो महात्मा फुले के बारे में अपना जो पहली बार अपन मिले थे, जो बात हुआ, मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि महात्मा फुले, हम लोग महात्मा फुले जी को सिर्फ इसके लिए जानते हैं कि ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड सपोर्टिव हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को एजुकेशन देने दिया या हेल्प किया या सपोर्ट किया। फुले जी के बारे में बताइए प्लीज, आप बताइए। फुले जी सोशल रिफॉर्मर थे, ये दुनिया को पता है, बट वो इंटेलिजेंस थे, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और एजुकेटेड फैमिली से, या फिर खुद एजुकेट उन्होंने अपने आप को किया था। और उन्होंने पूना का जो पानी मिलता है सबको, वो खड़क वासला डैम उन्होंने बनाया हुआ है। अभी तक लोगों को पता नहीं है, मालूम ही नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ये मतलब सोशल रिफॉर्मर को केवल सोशल एंगल से नहीं, परमानेंट लॉन्ग टर्म के एंगल से। वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस थिंक्स अबाउट दी इलेक्शन टू इलेक्शन, लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो उन्होंने, वो बेस्ट एग्जांपल है पूना के लिए कि इन्होंने प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूना के बारे में सोचा। सो उनकी प्रोडक्ट जो हेड गियर उनका रहा हुआ है, वो परमानेंट, जो उन्होंने बाद में भी इस्तेमाल किया, तो वो वाला। तो आप जब पहनोगे, आप जब उसकी प्रोटेक्ट होगा, पहनना शुरू करोगे, तो ये फील आना जरूरी है कि मुझे भी सेंचुरी टू सेंचुरी अपने सिटी के लिए, अपनी जगह के लिए, अपनी मातृभू के लिए कैसे कर सकते हो। मतलब ये एन नंबर ऑफ थॉट। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो बना रहे हैं वो तो यही का है ना, वो थोड़ी अमेरिका में बनाने वाला हो। बिल्कुल। तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो बेचने वाला है ट्रेडर्स, उनको रेवेन्यू मिलेगा। अल्टीमेटली जब ट्रेडिंग हो रहा है तो देश को रेवेन्यू मिलने वाला है। सो ये सस्टेनेबल मॉडल पहले से ही बना हुआ था अपने यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग जीआई के माध्यम से उसको लीड करना जरूरी था। बिल्कुल। तो पूना की ये सब ऐसे 5-6 करके, पुणे भी इसके अंदर इंडिया, महाराष्ट्र और पुणे में तो आपने बताया अभी फिलहाल 3 है। और ये मैंने कहा कि फूले पगड़ी, शिंदेरी पगड़ी, और फाइनल स्टेज पे हमारा लोनावाला चिक्की भी है। हाँ, तो ये 6 होने के बाद पुणे इज अ रोल मॉडल फॉर एंटायर इंडिया। तो एंटायर इंडिया में कितने हैं? एंटायर इंडिया मैंने कहा कि 670 जो है। और अलग अलग जगह से, उसमें भी यूपी लीड कर रहा है। पहले महाराष्ट्र लीड करता था क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व थे पहले। तमिलनाडु लीड कर रहा है। ये 3-4 स्टेट्स में से ज़्यादा एप्लीकेशन गए हुए हैं। मैं जब कश्मीर के लिए काम कर रहा था, उत्तराखंड के लिए काम कर रहा था, झारखंड के लिए, और अभी हम लोगों ने आसाम के 21 हाईएस्ट ट्राइबल हम लोगों ने जीआई रजिस्टर किए, दैट फ्रॉम बोडोलैंड। तो ये सब रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट था पूना में, ऐसे कहा किसी के अच्छे
विचारों को मैंने वो अपने लिए स्वार्थ के हिसाब से ले लिया कि जो रोम में होता है फिर बाद में इटली में, और इटली में जो रोम से लिया हुआ है वो पूरी यूरोप में और फिर दुनिया में होता है ऐसे। तो मैं उसने कहा था कि जो पूना में होता है वो महाराष्ट्र में होता है, वो देश में होता है। तो शायद ये अभी मुझे उसका प्रत्यय आने लगा है कि जो शुरुआत की थी हम लोगों ने 2002 जब पूना में जीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अब्दुल कलाम सर के जो लाइन था वो एक्सेल इन दैट इटसेल्फ कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल लेटर पढ़ा है तो वो अभी 22-23 साल के बाद फील होने लगा है कि जो जर्नी यहाँ से पूना से शुरू हुई थी अभी बॉर्डर तक पहुँच गई है। हम लोगों ने बॉर्डर के सब जीआई को आइडेंटिफाई करके उसको अप्लाई कर दिया। कश्मीर में हम लोगों ने दोड़ा मशरूम से लेके हिमालयन गार्लिक, उत्तराखंड में सूर से लेके आसाम बोडोलैंड में हम लोगों ने ईरी सिल्क को लेके वेस्ट बंगाल तक सुंदरबन हनी तक पहुंच गए। सो जय जर्नी फ्रॉम पुणे टू बॉर्डर ऑफ इंडिया। वेरी गुड। तो इंडिया के पास तकरीबन 700 जीआई है। चाइना के पास कितने होंगे, ईयू के पास कितने होंगे एंड यूएस के पास कितने होंगे? मैं इसको एक दूसरी लाइन में डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि यस भारत की प्रोग्रेस अच्छी है, बट हम लोग कहेंगे कि गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। चाइना का कंपैरिजन करना है तो 13,000 जीआई उन्होंने शॉर्ट टर्म में फटाफट कर दिए। 13,000 यूरोप में 69,000 प्लस है, बट भारत में 670 अब मैक्सिमम अप टू 700 सॉरी। तो वो बहुत कम है, पोटेंशियल शुरुआती है। पोटेंशियल मैंने एक एजुकेशन पोस्ट नाम की जो IIM और IIT की मैगजीन के उसके लिए मैगजीन लिखा हुआ है मैंने कि भारत में कम से कम 10,000 जीआई हो सकते हैं। हर 30-40 किलोमीटर में एक जीआई मिल सकता है, और उतना जीआई रजिस्टर्ड करना यानी वापिस जैसे अपनी धरोहर को साथ में लाना, और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप्स एक जो कहोगे कंसेप्ट है उसको वापिस दोहराने की चीज़ है। चाइना के पास जो आपने बताया 13,000 जीआई है, इंडिया के पास 10,000 का पोटेंशियल है। क्या डिफरेंस है? चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं? या चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पेटेंट हो 18 लाख, मतलब महीने में 1.5 लाख, दिन में 5,000, कोई ना लेके जाए। वो के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की खासियत प्लस ये है कि आपने समझो प्रोटेक्ट किया है तो मैंने नहीं और किसी ने चुराना नहीं है। एक्चुअली चाइना का कल्चर भी वही है। पहले वो लोग ने वॉल बनाते थे, अभी फायर वॉल बनाते हैं। वो अंदर आने नहीं देते किसी को। अपना मतलब अभी इंटेलेक्चुअल वॉल बनाई उन्होंने। व्हाट यू राइटली सेड, मैं उसको थोड़ी सी आईपीआर के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल वॉल बना दी उन्होंने, फायर वॉल बना दिया उन्होंने। तो आप नहीं बना सकते। मतलब मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैंने बनाया, R&D किया, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरा प्रोडक्ट है, मेरे पेटेंट है, मेरा जिया है, तो आप नहीं बना सकते। तो आपको करना है तो मेरे से ले लो और रॉयल्टी दो, कैसे भी करके मुझे पैसा दे दो। बराबर। सो दैट माइंड हमें बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने उसके ऊपर सोशल मीडिया वो लोग खुद का चलाते हैं। टिकटॉक मतलब वर्ल्ड एग्जांपल है। टिकटॉक हमने इंडिया ने बैन कर दिया, यूएस बैन नहीं कर पाया, उनके पास उनके अपने चैलेंजेस थे। बट चाइना का जो डिपेंडेबिलिटी है, अच्छा वेदर के अंदर इंडिया और चाइना में कितना डिफरेंस है? अरे अपना तो मतलब वेदर तो वैसे आप देखोगे तो साउथ एशिया और वो सब थोड़ा बहुत प्लस माइनस छोड़ के, लेकिन उनका कल्चर जो था ना एडॉप्टिव होके इन जाके प्रोडक्टिविटी के तरफ, और थोड़ा हम लोग वहाँ पे शायद कम गिरे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गया शायद। हाँ, और वो कहते हैं ना कि देख के मतलब उन्होंने अपना कल्चर पकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लोगों को कल्चर के बारे में मेरे को सबसे बुरा कब लगता है जब हम लोग ये बोलते हैं कि चाइना में एक शहर एक ही चीज बनाता है। हम लोग हमेशा से करते हैं, पहले से था। शोलापुरी चादर हो गए, टावल हो गए, शोलापुर में बनते थे। हैंडलूम जो है भिवंडी में बनता था, बिल्कुल। चप्पल जो है कोल्हापुर में बनता था। हर एक शहर अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा था। और आज हमें एग्जांपल देने की शहर ही नहीं है, गली गली आइडेंटिटी था। आप पुणे में गली देखो, गौलियाली भोरियाली, तांबटाली आप जाओगे ना पुणे में, तो वो तांबट नाम की कम्युनिटी जो तांबा का जो कॉपर का है, कॉपर का काम करते थे, सदियों से था। आज हम लोग कह रहे हैं कि तांबे के पानी से ये पी लो, और वो तो पहले से दिया करते थे। मतलब ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल भारत में पहले से था। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आज बहुत अच्छे से चाइना के ऊपर बोलते हैं कि चाइना का ऐसा है कि चाइना ऐसा करता है कि एक एक शहर एक ही कंपोनेंट बनाता है। इंडिया हमेशा से करता था ये, और एक दूसरे को लेके चलता था। हम लोग मराठी में उसको कहते हैं कि 12 बलूती दाल पर, मतलब सब लोग एक दूसरे को पकड़ के, आपने जब कपल चप्पल बनाई, मैं आपको तांबा का ये दे दूं। सो सच अ गुड सिस्टम, सेल्फ सस्टेनेबल। फिर हम लोग वापस कहने लगे कि सेल्फ रिलायंस, बट हमारे थे। बट शायद
अभी मुझे लग रहा है कि ये जीआई रिवॉल्यूशन हम लोगों ने शुरू किया था, एक राइट मोड के ऊपर आया जो वापिस अपनी कल्चर को, अपनी बातों को, और वापिस हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि चाइना का एग्जाम दे रहे हैं, यूरोप का ले रहे हैं, वो शायद हमारे लिए वापिस पुरानी सिस्टम को जोड़ने के लिए उपयुक्त होगा और होना चाहिए, तभी तो जीआई रिवॉल्यूशन। आज का यंगस्टर या फिर आज का जनरेशन, हो सकता है यंगस्टर हो या मिड एज हो, मेरे जैसा हो या कोई भी हो, अपने कम्युनिटी के जीआई को, प्रोडक्ट को या सर्विस को, जो कुछ भी करते हैं वो लोग, उसको सस्टेनेबल कैसा बना सकते हैं? विद द मतलब पहले तो उसके पास फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी आ गया है, उसको एक्सेस है इंटरनेट का, वो एन नंबर ऑफ वे से अपनी प्रोडक्ट का, जैसे मैं समझो कोल्हापुरी चप्पल बना रहा हूँ और मेरे बच्चा इस एडवांस लेवल के ऊपर है, वो 5G को खेल रहा है, उसको पता है कि कैसे ई कॉमर्स को लेके प्रमोट करना है, कैसे सोशल मीडिया को लेके धरोहर को प्रमोट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज विदाउट स्पेंडिंग मच मनी ही शुड प्रमोट दैट प्रोडक्ट, जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आपने कहा कि जीआई नहीं पहुंचा क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, लोगों तक पहुंचा नहीं था, लेकिन उस कंट्रोवर्सी हुई और आज लोगों को उसकी चर्चा, कम से कम बात करने लगे। एग्जैक्टली, कम से कम बात करने लगे। करेक्ट। तो एंड प्राडा के केस स्टडी में ये भी है कि जब आपकी कोल्हापुरी चप्पल प्राडा सैंडल के नाम पे 3.5 लाख रुपए में बेच सकती है, तो शोलापुरी चादर टावल जो है आईकिया के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। किसी के साथ, पैठनी साड़ी आपने जो बोला, बनारसी साड़ी, ये डिजाइनर ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और मैं जब, मुझे याद है मैं जब पैठन में गया था, पैठनी का हम लोग काम कर रहे थे, तो 6 महीने लगा था वो साड़ी बनाने में। एक महिला थी, महबूबा उनका कुछ नाम था, मैं उनके घर में लाइट भी नहीं था, वो शी वॉज अ नेशनल अवार्डी। और मैं जब उनसे पूछा कि ये खासियत क्या, तो उन्होंने खोल के दिखाई पैठनी और मुझसे कहा कि हाथ इसमें, आप हाथ फैलाओ। तो हम लोगों ने वो हाथ ऐसे किया, कंप्लीटली प्रेस हुआ था। दैट काइंड ऑफ कला हमारी थी। और कितनी साल, मतलब जब मैं एरी सिल्क, उसको जोड़ना चाहूँगा जादपुर के, आपको पता है एरी सिल्क का लाइफ कितना है? 170 साल एरी सिल्क टिक पाता है, और सिल्क वो उसका मरता नहीं है। हमारी धरोहर की, लेकिन कितने लोग, देखो पूना इज नोन एज अ ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, तक पूना की आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों तक भी एरी सिल्क नहीं आया। तो इतनी गैप है। तो मैं आप कहोगे कि यंग जनरेशन को उसमें लाने का, अगर उस तरफ जाएंगे तो पहला पार्ट होगा कि इस अवेयरनेस को फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, ऑटोमेटिकली इसके लिए मार्केट एक्सेस के लिए आगे आ जाए। वॉट एवर मे बी, आप कहोगे कोलैबोरेशन, बट डू नॉट लूज, लाइक कि हमारी आइडेंटिटी तो किसी के हाथ में ना देते हुए, दूसरों को साथ में चलते हुए प्रोग्रेस करने की बिल्कुल हो सकता है। तो well and good। मेरे जैसा कोई आएगा, शाबाशी देगा और प्रॉफिट पूरा लेके जाएगा, क्या मतलब है? नहीं चाहिए। हाँ, उसके साथ चलने दो। मतलब आपका, चलो आप इटली में दुकान खोल के बैठे हो, हमें यह प्रोडक्ट इटली में बेचना है, यू आर वेलकम, यू टेक इट इन डॉलर, गिव अस अ गुड अमाउंट। एंड कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट है, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज है, उनके लिए यूनिक प्रोडक्ट है, उनको सस्ते में भी मिल रहा है। नहीं, आप अगर आप महाबलेश्वर जाते हैं, महाबलेश्वर का आपने जीआई किया है स्ट्रॉबेरी का, माला फैक्ट्री है, जैम वगैरह बनाते हैं। मैप्रो एक अच्छा केस स्टडी है। अच्छा, मैप्रो अभी सिर्फ महाबलेश्वर में नहीं बचा, लोनावला में भी आ गया। करेक्ट। तो ये शुरुआत तो वहीं से हुई ना। बिल्कुल। 2002-2011 में वहां पे महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी महोत्सव शुरू किया हम। मतलब इट वाज सच अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव कि आप आओ महाबलेश्वर और जितनी चाहे फ्री स्ट्रॉबेरी खाओ। अच्छा, अगर मैं वहां पे जा रहा हूँ पूना से, मैं कितनी खाऊंगा एक टाइम पे? 250-300 ग्राम। बिल्कुल। लेकिन मैं अगर वहां पे जा रहा हूँ तो 2 दिन रुकूंगा, तो एग्रो टूरिज्म बन गया। आते वक्त मैं 10 kg स्ट्रॉबेरी वहां से लेके आऊंगा अपने दोस्तों के लिए, तो ऑटोमेटिकली मार्केट एक्सेस मिल गया। तो ये व्हाटएवर, मतलब वहीं पे प्रोसेस फूड मैप्रो और आपका ये भी तैयार हुआ है, मालास, वो सब ऑटोमेटिकली। दिस इज अ स्मॉल गुड मॉडल नियर टू पुणे, विच फर्दर जो फ्लरिश हुआ है जीआई के बाद। तो ऐसे पूरी दुनिया में हो, सॉरी पूरी पहले महाराष्ट्र में और पहले इंडिया में होने दो, फिर दुनिया में ऑटोमेटिक वो। महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट क्वालिटी पे जाता है, अच्छा खासा जाता है। तो ये जीआई एक ऐसा जरिया है, इन शॉर्ट, रिपीटेडली शायद मेरा स्टेटमेंट हो रहा है, धरोहर को प्रोटेक्ट करता है, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करता है, देश को फाइनेंशियली स्ट्रेंथनिंग देता है, और अपनी चीजें अपनी तरफ, जो इनडायरेक्टली आप स्वावलंबन की बात कर रहे हो, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो, और एट द सेम टाइम विकसित देश की बात कर रहे हो, जो दुनिया को अच्छी वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रोडक्ट, आपका जीआई को लेके आप एक तो सस्टेनेबल बन सकते हैं, प्लस एक्सपोर्ट सरप्लस बन सकते हैं।
वही तो होना चाहिए। और जैसे ही 10,000 होगी तो मेरे ख्याल से मैं जब जीआई के ऊपर काम कर रहा था, एक एक सब्जेक्ट और एक जगह पे जब जा रहे तो सामने जो आ रहा था, तो इट वाज सच अ फैंटास्टिक एंड सरप्राइजिंग वाली फैक्ट थी कि जैसे मैंने ईरिसिल का आपको कहा, वैसे आपको पता है कि नाफाम नाम की एक फर्मेंटेड फिश है। नहीं पता। हम लोगों ने वो उस आसाम की बोडोलैंड के 3 साल उसकी कीपिंग क्वालिटी, अच्छा, और न्यूट्रिशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये देश के लिए भी उपयुक्त होगा, उनके लिए मार्केट एक्सेस है। यानी जी आपने बताया अम्बेमोर राइस के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी। मतलब लेट्स से कि जो खेती की ज़मीन है वो डेवलपमेंट में चली गई। मुझे किसी ने कमेंट किया, अमोल आयरोली नाम के बंदे ने, उसका बोलना यह है कि जिसको एयरपोर्ट चाहिए वो अपना घर, ऑफिस, ज़मीन दे दे, वहाँ पुरंदर के लोगों को वहाँ पे फिग का कल्टीवेशन करने दे। अब मैं नॉर्मल एक कॉमन आदमी हूँ, उसको अगर आप बोलोगे, मुझे बोलोगे अंजीर चाहिए या एयरपोर्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगा एयरपोर्ट चाहिए। क्यों? एयरपोर्ट से डेवलपमेंट आता है, एक लोकेशन का नहीं पूरे रीजन का आता है, पूरे सिटी का आता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर? 3 फंडामेंटल नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी कहाँ से आएंगे अच्छी वाली? अगर आपकी ज़मीन जाए, और अच्छी वाली रोटी मतलब अच्छा खाना। अच्छा खाना मतलब जहाँ पे अगर हम लोग जीआई को कोरिलेट करोगे तो न्यूट्रिशन वाला, और वो वही की मिट्टी में आता है, वो अंजीर। वो जो उसको जीआई मिला हुआ है, और उसको जीआई मिलाने के लिए हम लोगों ने कितने मेहनत की है। अगर जीआई मिला हुआ यूनिक प्रोडक्ट आपको खाने को, आपको जीने के लिए पहले खाना चाहिए, और खाने के लिए उसमें भी अच्छा खाना चाहिए। और ये तो फ्रूट है, और इसमें तो न्यूट्रिशनली एडिशनल वैल्यू है। अगर ये वहाँ से चला गया तो आप यहाँ के ही नहीं तो दुनिया में, अभी फिलहाल तो रिसेंटली वहाँ का फिग जर्मनी में भी एक्सपोर्ट हुआ था। मतलब इतनी अच्छी डिमांड आ रही है उसको, और ये आप अगर उसका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन वहाँ से निकाल दोगे, काफ़ी तरुण लोगों ने वहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्री भी खड़ी की है फिग के ऊपर, जो दुनिया में लेके जा रहे हैं उसको, उसकी कीपिंग क्वालिटी को लेके। अगर ये फिग की ज़मीन अगर एयरपोर्ट में गई तो ये तो फार्मर का तो बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को जो अच्छी वाली बातें दे रहे हैं, लोगों को जीने के लिए, आप अपने लिए छोटी सी फार्मर का नुकसान तो मतलब खैर जमीन का वैल्यू ऊपर जाएगा, कितना टेम्पररी, लेकिन ये प्राइस अगर आप फिग के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते जाएगी, जैसे 25% मैंने आपको स्ट्रॉबेरी का बताया, वैसे इसको भी मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको मिलते 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 आपको अल्टीमेटली पैसे चाहिए या खाना चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए या आपको जीवन चाहिए, ये दोनों में से आपको एक को चूज करना है। या फिर सस्टेनेबल डेवलप, ये मीड हो जाता है कि आप दूसरी जगह पे, अगर एयरपोर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस, और आपको ऑप्शन है ना, पूना है, नई मुंबई है। लेकिन फिग के लिए आप बताओ ना, सिमिलर मिट्टी, सिमिलर पानी, सिमिलर बातें, जो जहाँ पे यूनिक फिग बन रहा है वो दिखा दो जिसको जीआई मिला। तो वैसे आपके पास अगर नहीं है तो आप वो छोड़ के, जो व्हाटएवर आपको जो कमेंट्स आए हैं कि जिसको घर देना है घर दे दो, जिसको ऑफिस देना है ऑफिस दे दो, जिसको अपना देना है, लेकिन ये फिग वाली जो खेती वहाँ पे बन रही है, जो वहाँ के केवल फार्मर के लिए नहीं, पूरी भारत, और भारत से ही नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी जीवनदायी बन रही है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हो, उसको क्यों छीन रहे हो? अब मैं नहीं छीन रहा हूँ, गवर्नमेंट का प्लान है इसका। आप मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप यानी गवर्नमेंट को, आप यानी कोई और भी जो इसको लेना चाहता है, व्हाटएवर इट में भी, इससे नुकसान तो अल्टीमेटली सबका है, सबका है। सबका यहाँ पे शायद रीजन का है, महाराष्ट्र का है, देश का है। जैसा आपने बोला कि सासवड़ का अंजीर जर्मनी में बिक रहा है, जा रहा है ना अभी, आप देखो। और उसको ट्वीट किया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कि जीआई, हाँ जीआई मिला हुआ फिग को सासवड़ का है, वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अगर मतलब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो ये बातें चल रही है। तो ऐसे में आप सोचो कि आपका यूनिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट, और अगेन आई सेड कि योर कल्चर इज एन एग्रीकल्चर, तो वो ही चला जाएगा आपकी बाकी डेवलपमेंट के लिए। तो आप खाओगे क्या? आपके पास एयरपोर्ट रहेगा, लेकिन आपके पास जीवन रहेगा क्या? आप अच्छे जी पाए, अगर नहीं जी पाए तो आपको एयरपोर्ट, आप फ्लाई तो करोगे क्या? नहीं करो पाओ। आपकी पहले हेल्थ अच्छी है तो आप बाकी वाली, तो वो इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसा आप बताया मैंने कि एज अ कॉमन पर्सन मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो आप मुझे पूछोगे कि अंजीर चाहिए या एयरपोर्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई एयरपोर्ट चाहिए। बट डेवलपमेंट है, जरूरी है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, उसमें भी क्या हो गया है, हमने एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचिएगा। आपको खाने के लिए तो अच्छा वाला चावल चाहिए, अच्छा वाला फ्रूट चाहिए।
अगर मैं आपको कुछ केमिकल वाला कहीं से भी वाला दे दूं और आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे या फिर आपको डिसीज अपने आप लेना। वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट, डेवलपमेंट चाहिए बट एट व्हाट कॉस्ट, वो हमने सोचना बहुत जरूरी है। 100%, और इट शुड बी सस्टेनेबल। मतलब मैं एयरपोर्ट के लिए ना नहीं कह रहा हूँ, बट एयरपोर्ट के लिए आपके ऑप्शंस अगर है जहाँ पे जीआई प्रोडक्ट नहीं है, जहाँ पे और ऑप्शंस है, मतलब और अगर आपका ऑलरेडी अभी का पर्पज सर्व हो रहा है समझो, उसके लिए कितनी ज़रूरत है, और इतना बड़ा करना है या छोटा करना, जो भाई ये आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सोच करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ development. I am always in favor of a development because that is also one of the requirement. However, it should not cost with the genuine good product which is not a product of that particular race, but वो देश की धरोहर है। GI प्रोडक्ट ये देश की धरोहर है, ये कम्युनिटी की संस्कृति है और इससे लोगों का भला होने वाला है। तो ये छोड़ के आप क्या कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए, वो जरूर कर लीजिएगा, बट इसको अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको सोचना अत्यावश्यक है। बिल्कुल, एयरपोर्ट कहीं और भी बन सकता है, लेकिन जैसा आपने बताया कि उसी मिट्टी में उसी पानी में जो अंजीर उग रहा है वो और कहीं नहीं उगेगा, एंड ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमको मालूम ही नहीं पड़ता है, मतलब जब मैंने भी पहले कमेंट पढ़ा था मुझे लगा क्या बेवकूफ़ी है ये, बट आपकी नज़र से देख रहा हूँ तो उसको लगता है कि हाँ इसका एक वैल्यू है जो हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कन्हैया जी, मेरा एक्चुअल काम है रियल एस्टेट का। प्रॉपर्टी प्रेजेंट करने से और सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाने के बदले में मुझे लगता है कि मेरे शहर पुणे के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, या अचीवमेंट हो, प्राइड हो, हर चीज़ के ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने स्टार्ट किया था कि जीआई के ऊपर कम से कम लोग बात करना चालू कर दिए, वैसे ही इसीलिए मैंने पुणे वॉइसेस ये सेगमेंट स्टार्ट किया था। आपने बुक्स लिखे हैं, आप नेशनल अवार्ड विनर हो, एपीजे कलाम आपके मेंटर रहे। आपके तरफ से आज के लोगों को जो पुणे रेवोल्यूशन रहा है जीआई का, उसके लिए क्या मैसेज है? देखो, पहला तो ये जीआई, ये पुणे प्राइड है, मतलब जीआई भारत का प्राइड है, जीआई कम्युनिटी का प्राइड है, वैसे ये पुणे का प्राइड है। और जीआई रिवोल्यूशन पुणे से शुरू हुई थी, हम लोगों ने उसको शुरू किया था, और पुणे ही उसको अगर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर या फिर कोई और नाम के ऊपर वो रिवर्स गियर में लाएगा तो ये सही नहीं होगा। तो ये रिवोल्यूशन शुड बी कंटिन्यू, ये जीआई रिवोल्यूशन एक आइडेंटिटी बन जाए और ये पुणे जीआई मॉडल पूरी दुनिया में फैल जाए, और जहाँ से अम्बे मोर जीवित हुआ है, पुणेरी पगड़ी फ्लो में आ रही है, सोशल रिफॉर्मर की आइडेंटिटी फ्लरिश होके दूसरे लोग उसमें आ रहे हैं, तो ये और भी शायद ये भी एग्जाम्पल हो जाए कि यहाँ की फिग भी बैठे और एयरपोर्ट भी जगह पे कहीं हो जाए। वेरी गुड। तो ये वाला बैलेंस व्यू लेके अगर पुणे और भी अपनी आइडेंटिटी बनाएगा तो मेरे ख्याल से जो पुणे जीआई मॉडल हम लोगों ने शुरू करने का सौभाग्य मिला है उसको 4 चांद लग जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारा बात हो लोगों में। 3 ही हमारे पास जीआई है आज के तारीख में, उसमें से एक अगर एयरपोर्ट के नाम पे चला जाएगा तो क्या बचेगा? नहीं, आई होप ये कॉन्वर्जेशन जो है काफ़ी लोगों तक पहुँचे, एंड जिसके समझ में आया, जिसको इसका वैल्यू लगता है, वो और भी लोगों तक पहुँचाए, ताकि और लोगों के अंदर इसका अवेयरनेस आए। जैसा गणेश जी ने हमें पॉडकास्ट में बताया कि इसके ऊपर बात नहीं हुई है, अवेयरनेस नहीं हुआ है, एजुकेशन में भी उतना उसको प्रमोट नहीं किया गया है, बट अब इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी, थैंक यू, आपने आपका बहुत कीमती समय दिया एंड आपका विजडम हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू, मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और हमारी जीआई को एक स्टेप आगे लेके गया। वो हमारा नहीं, अभी अपना हो गया, अपना जीआई हो गया है, ऐसे मैं समझता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।